आगे जी, एक सवाल जो अभी हमारे बाकी के मेहमानों ने कहा उसको मैं जोड़ कर पूछना चाहूंगा आपसे कि इसको हिंदू विरोधी आंदोलन, हिंदू विरोधी विद्रोह के तौर पर देखा जाए बांग्लादेश में, या फिर लगता है कि ये सिर्फ एक पर्दे के ऊपर की कहानी है? आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए लक्ष्मण जी, दोनों बातें हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तबलीगी जमात और जिसे जमाते इस्लामी, दो ऐसे संगठन हैं जो बांग्लादेश में बहुत इधर ताकतवर होकर के आए हैं। और पाकिस्तान के मौलानाओं और उनके जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं उनके साथ भी उनके बहुत अच्छे संपर्क हैं। तो ये कह देना कि सिर्फ ये बाहर के फोर्सेस का है, बाहर के फोर्सेस जो अंदर के फोर्सेस हैं उनको यूज कर रहे हैं, इतनी बात तो हमें समझ में आती है। लेकिन उनकी जमीन क्या है? अच्छा, बाहर के फोर्सेस अंदर के फोर्सेस को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। और जमीन क्या है? तो उसका बहुत इस्लाम की जमीन है वो। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक जिहाद जो है वो आज से नहीं हो रहा है। 22% की जनसंख्या यदि 7.9 पर आ जाती है तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। बांग्लादेशी क्यों, पाकिस्तान के अंदर जो जनसंख्या थी वो आज आकर के कहां पर हो गई है? कितने मंदिर वहां बच गए हैं। और ये तो अर्बन बांग्लादेश की कहानी आपको दिखाई दे रही है, रूरल बांग्लादेश की कहानी तो अभी आपको निकल करके आ ही नहीं रही है। बहुत सारे लोग बताते हैं बांग्लादेश के लोग कि वहां पर क्या क्या हालात हो रहे हैं। तीसरी बात, मैं तो दो प्रकार के नैरेटिव आए हैं। एक, आज इमरान मसूद ने कहा कि भाई उनको तो आने देना चाहिए। मेरा सवाल उससे अलग होता है कि आखिर हिंदू भागे तो कहां कहां से भागे? अफगानिस्तान से भाग गया, पाकिस्तान से भाग गया, बांग्लादेश से भाग करके अब 7.9 पर आ गया है, किशनगंज से भाग गया, मालदा से भाग रहा है, संभल से भाग रहा है, वसीरहाट से भाग रहा है, आसाम के धुबरी से भागा, दिनाजपुर से भागा, 24 परगना से भागा। और ये मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं, टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट जो है वो 1997-98 में आई थी। किस तो हिंदू प्रकार से आबादी धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है, ये आपका कहना उड़ती है जा कि रही है, पूरा एक। और ये जिहाद का हिस्सा है। माफ कीजिएगा, ये इस्लामिक जिहाद का हिस्सा है जिसके पीछे देवबंद के मदरसे हैं। ये जमीयत कौन है? ये जमीयत की फैक्ट्री, जमीयत की आइडियोलॉजी कहां से निकलती है? ये हमारे ही पड़ो 135 किलोमीटर दूर दिल्ली से देवबंद है। इसी देवबंद से जमीयत निकला था, और जो एक बांग्लादेश में बना और जाकर के बाद में पाकिस्तान का बना, दो दो ग्रुप बन करके निकल गए थे। तबलीगी जमात भी 1923 में यहीं से निकल करके बना था। और ये तो देवबंद ये के सारी मदरसे। चीजें क्या संकेत दे रहे हैं, जो जो आप पूरा सीक्वेंस बता रहे हैं? ये तो मुझे लगता है कि आगे चलकर और भी किसी भयावह तस्वीर की व्याख्या यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ इस बीच जुड़ चुकी हैं पूर्व दो चीजें डिप्लोमेट एम्बेसडर वीना सिकरी मैम। वीना सिकरी मैम, आपका स्वागत है हमारे शो में। मैं आता हूं संगीत रागी जी, आपके पास फिर से आता हूं। मैं एक वीना सिकरी मैम को शो में जोड़ लूं। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि ये जो पूरा हिंदू विरोधी जो विद्रोह वहां पे है, हिंसक जो चल रहा, घटनाएं हो रही हैं, इसको किस तरीके से देखा जाए? ये सिर्फ हिंदू विरोधी सेंटिमेंट है या फिर एक बड़ा बदलाव है वहां पे जो किसी साजिश का हिस्सा है? तो अधिकांश हमारे पैनलिस्ट इस बात पे सहमत है, किसी साजिश का हिस्सा है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि ये साजिश हमारे लिए कितना बड़ा खतरा बन चुका है? देखिए, ये दोनों चीजें हैं। साजिश का हिस्सा जरूर है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने खुद स्वीकार किया था पिछले सितंबर के में 2024 में कि ये मेटिकुलसली डिजाइंड ऑपरेशन है, और उनका मास्टरमाइंड भी इंट्रोड्यूस कर दिया था महफूज आलम, जो उनके स्पेशल लेक्चर अब एडवाइजर बने हैं। तो ये तो कोई स्पॉन्टेनियस रेवोल्यूशन या स्टूडेंट अपराइजिंग बिल्कुल नहीं थी। ये तो सबसे बड़ी बात है। तो जब ये लोग जो भाषण देते रहते हैं और बताते हैं कि हम तो स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट्स अपराइजिंग है, शेख हसीना ने ये किया था, भारत ने ये किया था, ये तो सब गलत है। ये सब बनावटी चीजें हैं भारत विरोध सेंटिमेंट को ज्यादा बढ़ाने के लिए। और वो इसलिए कि इसका मकसद जो था, ये जो साजिश का मकसद था, उसका ये है कि जमाते इस्लामी सत्ता में आए। जमाते इस्लामी आप देखेंगे कि ये जो साजिश जिन्होंने की वो 1971 में हारने वाले साइड पे थे।
उनकी हार थी और विजय थी बांग्लादेश के लोगों की, भारत की, जो उन्होंने शोल्डर बाय शोल्डर इकट्ठा उन्होंने ये लड़ाई की थी। और अब जो है, जो लूजिंग फोर्सेस 1971 थे, वो अब समझते हैं कि वो पावर में आ गए हैं। पाकिस्तान का हाथ बहुत जोरों शोरों से है। उन पाकिस्तान के पीछे अन्य वेस्टर्न कंट्रीज हैं और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि प्री 1971 का सिचुएशन जो है वो दोबारा आ जाए। आज की तारीख में सबसे बड़ी आवाज पाकिस्तान से भी और बांग्लादेश से भी यही हो रही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच एक डिफेंस अलायंस किया जाए, एक पैक्ट किया जाए। जैसे पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का डिफेंस पैक्ट हुआ है, कहते हैं अब पाकिस्तान बांग्लादेश का डिफेंस, क्योंकि फिर पाकिस्तान को ये मौका मिलेगा कि जो से भी कुछ चीज बांग्लादेश में हो वो आ जाएंगे अपने सब फोर्सेस को लेके। आगे से ही उनके ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, बांग्लादेश आर्मी ऑफिसर्स एम्बेडेड हैं, वो ज्वाइन कर लिया है उन्होंने वो अलग अलग डिविजन्स को। सो ये साजिश की बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पे है कि जमात इस्लामी को सत्ता में आना है, इसलिए एंटी इंडिया रेटोरिक इतनी बढ़ाई गई इन द रन अप टू द regime change, आफ्टरवर्ड बाद में भी। और ये जो अटैक्स ऑन द माइनॉरिटीज, हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सूफीज, अहमदिया, मुस्लिम माइनॉरिटीज में भी अटैक बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं कि ये सब जो है बांग्लादेश छोड़ के चले जाएं, क्योंकि वो वहाबी इस्लामिक गवर्नमेंट चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शरिया लॉ आ जाए, वो चाहते हैं कि कैलिफेट बन जाए, खलीफा बन जाए वहां पे। तो इसलिए उनका इरादा तो बिल्कुल और है। और मोहम्मद यूनस बिल्कुल जो जमात इस्लामी उन्हें कहता है वो वही करते हैं। मैं वो तो और चूंकि आपने मैम आप काफ़ी दिन तक बांग्लादेश में रही भी हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिस बांग्लादेश ने इतनी मेहनत करके पाकिस्तान से अपना पिंड छुड़ाया, वो बांग्लादेश क्या अब स्थिति में आ गया है कि वो पाकिस्तान के साथ गठजोड़ कर लेगा? क्या वहाँ के अवाम इस बात के लिए समर्थन करेगी सरकार का? बस आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि 15 महीने के बाद, जो मैंने स्थिति बताई जो पहले थी पिछले साल, लेकिन 15 महीने के बाद लोग, अवाम बांग्लादेश ये समझ चुकी है कि जमात इस्लामी क्या कर रही है और वो पाकिस्तान क्या करना चाहता है। तो इसलिए मोहम्मद यूनस का विरोध ज्यादा बढ़ रहा है। लोग नहीं चाहते हैं, वो उनकी अनपॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। और इलेक्शंस में लोग चाहते हैं कि सारे पार्टी, अवामी लीग भी हिस्सा ले। बल्कि प्रथम आलो ने एक नेशनल सर्वे किया था, उसमें था कि 70% लोगों ने कहा कि वो चाहते हैं कि अवामी लीग हिस्सा ले। ये नहीं कि अवामी लीग को वोट देंगे, वो अलग बात है, लेकिन वो चाहते हैं कि अवामी लीग हिस्सा ले, क्योंकि डेमोक्रेसी वापस आए, क्योंकि फुल फ्री पार्टी डेमोक्रेसी वापस आए, ये लोग चाहते हैं। तो इसलिए जो मैं कहती हूँ कि अवामी लीग का जो वोट बैंक 30%, 35% का था, वो बिल्कुल इंटैक्ट है। ठीक है, बीएसपी का भी वोट बैंक है, उनका भी है 30-35%। तो ठीक है, जो भी पॉपुलर पार्टीज हैं वो सब इलेक्शन में हिस्सा लें, और जो जीतता है वो ठीक है, भारत उनके साथ बड़े अच्छे रवैये से काम करेगा। लेकिन आज की स्थिति जो वो बिल्कुल एंटी इंडिया रेटोरिक में आके, जैसे उन्होंने दीपू चंद्र दास की हत्या की, वो आपने देखा होगा कि कैसे हत्या की, बिल्कुल ही बेरहमी से, जैसे कोई मिडीवल टाइम्स की हत्या होती है वैसे उन्होंने की। और उन्होंने बिल्कुल जो है 100 लोगों ने उसे वीडियोग्राफ भी किया। और आज की तारीख में अंतरराष्ट्रीय आवाजें उठ रही हैं इसके खिलाफ। आप देखेंगे कि मोहम्मद यूनुस ने कैसी तारीफदार भाषण दिया था जब उस्मान हादी की जनाजे पे, और अमेरिकन ने कंडोलेंस मैसेज भेजी, जर्मन एम्बेसी अपना हाफ मास्ट किया फ्लैग को कि ये उस्मान हादी चले गए। ये उस्मान हादी को पिछले साल से पहले कोई भी जानता नहीं था। ये इनकलाब मंच एक छोटा सा गुट है जिसके वो हेड थे। लेकिन इस तरह की निंदा तब नहीं की गई जब हिंदू की हत्या की गई तब। बिल्कुल। और दीपू चंद्र दास की हत्या जो हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा, ना अमेरिकन, ना जर्मन, ना किसी ने कुछ नहीं कहा। और आज की तारीख में ग्रेजुअली इंटरनेशनल आवाजें उठ रही हैं। आज के दिन में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है, कांग्रेस मेंबर्स यूएसए ने कहा है, राजा कृष्णमूर्ति, अन्य लोगों ने कहा है, और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके के लोगों ने कहा है। तो इसकी बड़ी निंदा उठ रही है कि कैसे ऐसे एक बंदे ऐसे हत्या हो सकती है बेरहमी से, और लोग इसको फिल्म कर रहे हैं। और यूनुस ने सिर्फ ये कहा कि अरे ये तो नहीं होना चाहिए, मैं इंक्वायरी करता हूँ। 7 लोगों के अरेस्ट किए, हमको सबको पता है कि कुछ दिनों के बाद उनको बेल पे छुड़ा दिया जाएगा, ना कोई केस फाइल होगा ना कुछ होगा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वैसे बेसिकली जो अनपॉपुलैरिटी है, ये जो यूनुस रिजीम की बढ़ती जा रही है, और इसलिए इनकी जो इस्लामी आवाज है वो भी और बढ़ती जा रही है।